नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं धनंजय वाजपेयी। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चर्चित समाचार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, लेकिन तैयारियां सभी दलों ने शुरू कर दी है और अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया तो भाजपा ने भी अपने परंपरागत ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में बनाए रखने के लिए प्रबुद्ध सम्मेलनों का आयोजन प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार का एक सम्मेलन भाजपा के द्वारा जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए ब्लॉक मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने प्रदेश व केंद्र सरकारों की उपलब्धियां गिनाई। ब्लॉक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के साथ ही अन्य जाति के लोग सम्मिलित हुए। इस दौरान कई लोगों ने भाजपा के विनय शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। सम्मेलन को मिर्जापुर के ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु रघुवंशी तथा जलालाबाद की ब्लॉक प्रमुख लता सिंह ने भी संबोधित कर भाजपा की उपलब्धियां बताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में दोबारा बनवाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम का संयोजन विनय शर्मा के द्वारा किया गया। विनय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सभी वर्ग समुदाय को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, जिसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरातल पर कर कर दिखाया है। जनता पार्टी का परंपरागत वोटर ब्राह्मण समाज रहा है। इधर कुछ दिनों से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा किया गया है और ब्राह्मण काफी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जन जन के लिए और सर्व समाज के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के बाद 2014 से इस बात को मूर्त रूप में सिद्ध भी किया है। सरकार की कोई भी कार्यक्रम हो, सरकार की कोई भी नीति हो, वो पूरे समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के लिए, बिना किसी क्षेत्र के भेदभाव के लिए, बिना किसी जाति के भेद के लिए और बिना किसी पंथ के भेद के लिए सरकार कार्य कर रही है। इस प्रकार का आरोप यदि सरकार के ऊपर कोई लगाता है तो वो किसी निहित स्वार्थ के तहत तो लगा सकता है, किसी निहित उद्देश्य से लगा सकता है, लेकिन सरकार की नीति और सरकार के जो कार्यक्रम है उसमें कहीं भी कोई भेदभाव किसी जाति के विशेष के आधार पर, किसी क्षेत्र के आधार पर या किसी धर्म के आधार पर कभी किया नहीं गया है। और यही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है, यही सबसे मजबूत बिंदु है कि बिना किसी भेदभाव के सभी सरकार के कार्यक्रमों को पूरे सर्व समाज में बिना और जिससे कि जन जन को लाभ हो, ऐसे सरकार ने सभी कार्यक्रमों को लागू किया है। ये जिस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST एक्ट में संशोधन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटते हुए एक संविधान में संशोधन कर दिया और ये उसको ज़्यादा प्रभावी कर दिया, जिससे कि ब्राह्मण वर्ग में काफ़ी, ब्राह्मण ही नहीं सभी सवर्ण वर्गों में काफ़ी असंतोष व्याप्त हुआ। तो इसको मतलब आप कैसे वो करेंगे? क्या भविष्य में ये जो आप आरक्षण और जिस प्रकार से ये SC/ST एक्ट जो लोगों का शोषण का कारण बन रहा है, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समुदाय को, ब्राह्मण समाज को ये आश्वासन देगी कि हम ब्राह्मणों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और SC/ST एक्ट का जो संशोधन किया गया वो गलती थी, भविष्य में ऐसा नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय संविधान के अंतर्गत पूरे कानून को, जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसको लागू करती हुई कार्य करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सन 2014 में सत्ता में आने के बाद पार्टी ने हर जगह, हर स्तर पर सिद्ध किया है। कहीं पर कानून व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हुई हो तो वो कानून व्यवस्था की घटनाएं हो सकती हैं, सरकार की नीति और नीयत की घटनाएं नहीं है। जहाँ तक आप एक वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही सवर्णों के लिए, जो इकोनॉमिक रूप से गरीब थे, उनके लिए एक आरक्षण भी 10% का लागू किया। तो हमको सरकार की नीयत पर
कभी संदेह नहीं करना है, संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार पूरे वर्ग को, पूरे समाज को साथ लेकर पूरे जन जन के विकास के लिए अपने प्रारंभिक दौर से ही कार्य करने आई है। और हमारा सिद्धांत अंत्योदय का सिद्धांत है, जिसमें कि हमारे जो सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है उसका उत्थान करना और उसको आगे की लाइन में लाना हमारे इस सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ब्राह्मण समाज में भी काफी निर्बल और गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक वर्ग के लिए, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, हमारा अनुसूचित जाति का समाज हो, किसी एक जाति या वर्ग विशेष के लिए ऐसे कार्य चिन्हित करके न करके सबके विकास के लिए, और हर कार्यक्रम आप देखें, ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है, पहले लोगों को संदेह था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद किसी वर्ग विशेष को भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का लाभ नहीं होगा। लेकिन अभी एक सर्वे आया जिसमें ये देखा कि कुछ विशेष वर्ग जिनको पहले कहा जा रहा था कि उनको लाभ नहीं होगा, उन लोगों ने ही भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों का सबसे अधिक लाभ लिया। तो ऐसा कहीं पार्टी की नीति में और नियत में ऐसा कोई खोट नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन स्तर पर कहीं कुछ ऐसा कोई ऐसी व्यक्तिगत घटना हो जाती हो, उसके लिए पार्टी और सरकार संज्ञान लेती है। सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम आपके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं वो गिनाने के लिए आपके पास हैं, किंतु ब्राह्मण समाज के लिए क्या कार्य, मतलब जो उत्थान के लिए किया गया है, क्या आप ये कार्य कोई गिना सकते हैं? मेरा फिर आपसे निवेदन है कि हमने पहले भी जैसे कहा आपसे कि हम लोगों की, हमारी सबकी, पूरे समाज की, पूरे सर्व समाज को साथ लेकर चलने की नियत है और नीति है। उसी के तहत हम लोग कार्य करते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मतलब जो तुष्टिकरण, जहां अगर आप समाजवादी पार्टी के ऊपर कहते हैं तुष्टिकरण करना है, मुस्लिमों को तुष्टिकरण करना है, तो क्या यहाँ जो है ये तुष्टिकरण, आप एक दलित वर्ग का तुष्टिकरण नहीं कर रहे हैं? आपके पास एक गिनाने के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, उत्थान के लिए एक कार्यक्रम नहीं है, जबकि एससी के लिए, मुस्लिम के लिए भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी लोग कहते हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है। क्या ब्राह्मण के लिए आपके पास एक कार्यक्रम है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहला तो वो कार्य करती है संविधान के नियम के तहत, संविधान के अंतर्गत। भारतीय संविधान हमारा मूल आधार है कार्य करने का, और यदि कहीं पर ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो समय समय पर सरकार के विचार खुले हैं। और कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है किसी भी वर्ग के लिए, कभी कहीं ऐसा लगता है तो उसको संज्ञान में लेकर और उसके लिए कार्य अवश्य किया जाएगा। आप पावर कॉर्पोरेशन में एक उच्च पद पे थे और वीआरएस लेकर के आप यहाँ राजनीति में आए हैं, इसके पीछे क्या आपका क्या प्रेरणा थी, क्या उद्देश्य आपका जो आप राजनीति में? एक बड़ा महत्वपूर्ण हम लोग जो विचार सोच कर आए, सबका सेवा भी और सम्मान भी। क्योंकि किसी को भी, जड़ हो या चेतन, एक डिग्निटी और स्पेस चाहिए, एक हम लोग जो बोलते हैं। तो हमें लगा कुछ वर्ग को, कुछ लोग को कि विभिन्न आधारों पर यदि सही से कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके सम्मान को अक्षुण्ण करने के लिए, उनके सम्मान को जीवित रखने के लिए, हर व्यक्ति को अपना एक डिग्निटी रहे समाज में, उस भाव को लेकर हम अपना पावर ग्रिड में जो महाप्रबंधक का कार्य कर रहे थे, वहाँ से लेकर समाज के, बृहद समाज के लिए कार्य करने के लिए, बृहद समाज से जुड़ने के लिए हमने वहाँ से वीआरएस लेकर समाज के लिए कार्य करने का एक प्रण लिया है। उसमें आप सबका मुझे आशीर्वाद भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, जिससे कि हम अपनी दिशा में और जिस सोच के साथ यहाँ आए हैं उसमें बस सफल अवश्य हो। आप यहाँ पर कितने समय से यहाँ के जलालाबाद क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं, कितना टाइम? जलालाबाद क्षेत्र की जनता से मेरा तो जन्म ही जलालाबाद में हुआ, पृथ्वीपुर गांव में हुआ, तो मैं जन्म से ही लगभग 54 साल से जुड़ा हुआ। यहाँ की क्या आपको विशेष समस्याएं दिखाई पड़ी जो यहाँ के विकास के लिए बहुत आवश्यक है? क्या आप करना चाहते हैं भविष्य में, क्या यहाँ पे होना चाहिए? एक मुख्य जो समस्या वो बताइए। जलालाबाद क्षेत्र का कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। तो कृषि व्यवसाय में उन्नतीकरण हो, हम लोग खेती उन्नतपूर्ण तरीके से करें, मैकेनाइज करके करें, अच्छा बीज का प्रयोग करें, खाद का प्रॉपर उपयोग करें, पानी का प्रॉपर उपयोग करें, जिससे कि खेती में हमारी आय बढ़े। हम डाइवर्सिफाई करें खेती को, क्योंकि 70% लगभग लोग खेती के ऊपर निर्भर हैं। उद्योग धंधा एक बहुत बड़ी हमारे जलालाबाद क्षेत्र की दिक्कत है। उद्योग हमारे यहाँ अभी नोएडा से इधर नहीं बढ़ता है ज़्यादा। हमारा प्रयास रहेगा
कृषि आधारित उद्योग भी या फूड प्रोसेसिंग आधारित उद्योग भी हमारे क्षेत्र में आए यहाँ पर, जिससे हमारे लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली जो जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, उनको जाने का जरूरत ना पड़े, और जिससे उनके घर की इनकम बढ़े। इनकम बढ़ने से उनकी आर्थिक उन्नति होगी। आर्थिक उन्नति होने से निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा और लोग सशक्त होंगे। हमारा पशुओं पर आपका क्या कहना है? जो किसानों की फसलों को बर्बाद कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है? सरकार ने कटीले तार पर भी रोक लगा दी है, उस पर क्या कहना है? ये एक ऐसी सरकार है जी, संवेदनशील, ये शो करता है कटीले तार पर रोक लगाना कि ये सरकार संवेदनशील सरकार है और संवेदनाओं के आधार पर कार्य करती है। संवेदनाओं को समझती है, वेदनाओं को समझती है समाज के, और उस हिसाब से नियमों को परिवर्तित करती है और नियमों को लागू करती है। आप एडमिनिस्ट्रेशन से आए हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो गई आपकी, तो ऐसे में आपके पास में इसके लिए आप अगर हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। आप अगर मान लीजिए कि आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हो गए हैं, तो इस स्तर पे यहाँ पे एक बड़ी समस्या है जो कि मैलानी होते हुए फर्रुखाबाद के लिए रेलवे लाइन, ये काफ़ी समय से इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। कई बार आश्वासन दिया गया, सरकारी माध्यम से भी दिया गया, राजनेताओं के माध्यम से भी दिया गया, पूर्व में सांसद ने भी दिया, इस समय के सांसद ने भी दिया। इस विषय में क्या आप मतलब कोई प्रयास करेंगे? और चूंकि मैंने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहे हैं, पॉलिटिकल व्यक्ति भी हैं, तो इसलिए क्या आपका कोई प्रभावशाली कार्य इसमें होगा? रेलवे लाइन पूरे जलालाबाद क्षेत्र से अछूती है, और ये जो रेलवे लाइन लाने का प्रयास है, जैसा हम सभी जानते हैं, जिसको अंग्रेजों ने शुरू किया और बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में एडिशन नहीं हुआ है, ये सरकार हमारी बनने के बाद भी। इसमें हम सब लोग, इसमें अकेला कोई ना पॉलिटिकल क्षेत्र से कोई कार्य कर सकता है, ना राजनीतिक क्षेत्र से। इसमें सर्व समाज आवाज़ उठाए, सर्व समाज अपना जुड़े, पत्रकार बंधु जुड़े, व्यापारी वर्ग जुड़े और अपनी आवश्यकताओं को चिन्हित कर सही स्थान पर पहुंचाएं, तब हम निश्चित रूप से इस समस्या को सही स्थान पर लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जब हम चाहेंगे, अगर मन से कोई बात चाह ली जाती है तो निश्चित रूप से होती है। एक कहावत है, मन से एक पत्थर तो उठा लो यारो, आसमां कौन कहता आसमां में छेद नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से ये समस्या भी, रेल लाइन भी हमारे यहाँ आएगी और जलालाबाद डेफिनेटली कभी छुप छुप की आवाज़ से गूंजेगा। प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। यहाँ पर काफ़ी जन समुदाय, विशेष तरीके से ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं और ब्राह्मण हितकारी नीतियों तथा समाज के लिए उपयोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों की जानकारी करने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं, देखते हैं कि इन लोगों का क्या दृष्टिकोण है इस विषय में। आप बताइए, आप यहाँ पर आए हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय त्रिपाठी है। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के हितैषी है, ब्राह्मणों के हित में है, या और बहुत सारी पार्टियां भी ब्राह्मणों के हित में सम्मेलन कर रहे हैं? क्या ये वास्तव में ब्राह्मणों की हितकारी पार्टी है? जी, ब्राह्मणों की हितकारी पार्टी है। ब्राह्मणों को तो सिर्फ त्याग और तप चाहिए और शिक्षित ज्ञान ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण को कोई कभी व्यक्तिगत लाभ था ही नहीं। ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने जो कार्य किया है, राम मंदिर बनवाया है और राष्ट्र का निर्माण किया है, तो इसलिए कभी भी ब्राह्मण द्रोही तो ये पार्टी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्राह्मण को अपने स्वार्थ के लिए कुछ कभी चाहिए नहीं। हमेशा ब्राह्मण ने त्याग किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो राष्ट्र का निर्माण किया है, विकास किया है, वो ब्राह्मण के लिए सर्वोपरि है। तो आपको क्या लगता है यहाँ से किसको टिकट मिलना चाहिए जो कि मतलब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सीट को निकाल सके? आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है? भारतीय जनता पार्टी की सीट तो जलालाबाद से किसी को भी टिकट मिल जाएगी तो निकलेगा, लेकिन ये जो हमारी आला कमान पार्टी निर्णय करेगी, उसके लिए हर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और हर जाति का, हर वर्ग का लोग जो है वो साथ देंगे और उसे विजय करवाएंगे। अगर आपके विनय शर्मा जी को यहाँ से टिकट मिलता है तो आप क्या कह रहे हैं इसमें? आपको उम्मीद है कि यहाँ से विजय श्री दिलवाएंगे? विनय शर्मा जी को मिलेगी तो 100 के 100% विजय होगी, और सारे वर्ग के लोग जो है विनय शर्मा के लिए आज भी साथ हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे। आप क्षत्रिय समाज से हैं? जी। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव रहेगा? भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार विधानसभा चुनाव से ही बहुत अच्छा माहौल बढ़ा है। 3000 वोटों से 66,000 वोट 132 विधानसभा जलालाबाद में स्वर्गीय मनोज कश्यप भाई साहब जी को मिले थे।
और उनका वर्चस्व आज भी बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने लगातार सेवा की, उसके बाद में आज भी भारतीय जनता पार्टी और उच्चतम शिखर पर चल रही है। मैडम आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम चीता त्रिवेदी है। मैं सहायक अध्यापिका हूँ प्राथमिक विद्यालय बजेड़ा में। मैं राजनीति से तो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूँ और शिक्षिका होने का नाते हमारा दायित्व है कि मैं सर्व समाज का हित करूँ और मेरा यही। लेकिन विनय शर्मा जी को जब भी मैंने देखा तो प्रत्येक वर्ग, यानी ब्राह्मण वर्ग के लिए ही नहीं, प्रत्येक वर्ग के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हुए देखा। जब मैं पहली बार विनय शर्मा जी से मिली तो मुझे नहीं पता था कि ये किसी पार्टी से हैं या कहाँ से हैं। जो मैंने उनका स्वभाव देखा, स्कूल के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उनके जो प्रवेश करने का तरीका से लेकर बच्चों के बीच हिलने मिलने का आज तक का जो व्यवहार था वो बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमारे समाज के लिए ऐसे प्रबुद्ध जन की बहुत ही आवश्यकता है, जिससे हमारा पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग से मतलब किसी जात समुदाय के लिए नहीं है, बुद्धि से है, जो उनको वहाँ तक प्राप्त कर सके और सभी का जिसमें हित हो सके। और विनय शर्मा जी के अंतर्गत विशेष रूप से देखा है कि कोई भी व्यक्ति दीन दुखी कहीं पर भी मिलता है उसके हित के लिए वहाँ तत्पर रहते हैं। अक्सर देखा है बजेड़ा में कई ऐसे समुदाय हैं जिनके घर जाके वहाँ उनके हित में काम करते हुए देखा है। मैंने पहली बार ऐसे किसी व्यक्ति को कार्य करते देखा है, जन जन तक पहुँचते देखा है। मैं पहली बार, मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैंने जो देखा है, जो सुना है, मैं उसी को बयां कर रही हूँ। क्या विनय शर्मा जी यहाँ से चुनाव अगर लड़ते हैं तो आपको लगता है अगर वो जीत जाते हैं क्या विकास यहाँ के लिए करेंगे? 100% विनय शर्मा जी जीतेंगे, अगर जिनको 100% टिकट मिल रही है। फिर भी आपको क्या लग रहा है, वो जनता का काम करेंगे? जी जनता का काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे।